ये कहानी गीता और सुहानी नाम की दो बहनों की है। सुहानी गीता से उम्र में 1 साल की बड़ी थी। गीता और सुहानी के पिता गोपाल अपने खेतों में गुलाब की खेती किया करते थे, लेकिन गुलाब की खेती करके उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जितने में वो अपना परिवार अच्छे से चला सके। इसलिए घर में किसी न किसी चीज की कमी होती रहती थी। पहले तो सुहानी और गीता के बीच में सब कुछ ठीक था। वो दोनों बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन जैसे जैसे गीता थोड़ी बड़ी होने लगी, उसने अपने नए दोस्त बनाने शुरू कर दिए। इसी बीच गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी लावण्या से उसकी दोस्ती हो गई। वाह लावण्या, तेरा कमरा कितना बड़ा है यार। तू इतने बड़े बेड पर अकेले सोती है क्या? हाँ, क्योंकि ये कमरा मेरा है और ये बेड भी मेरा है, तो मैं इस पर अकेले ही सोऊंगी ना। तू अपने घर में अकेले नहीं सोती है क्या? नहीं यार, हमारे घर में एक ही रूम है और एक ही किचन है। जहाँ तक बात है बेड की, तो हमारा बेड भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, जिस पर मैं और मेरी बहन सोते हैं। मेरे मम्मी पापा नीचे जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते हैं। क्या कहा तूने? तुम 4 लोग एक ही कमरे में सोते हो? ओह गॉड, तुम्हें नींद कैसे आती होगी? मैं तो अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। लावण्या की बात सुनकर गीता भी ख्वाब देखने लगी। इससे पहले तक तो गीता को आराम से नींद आ जाती थी, लेकिन उस दिन उसे अपनी बहन के साथ बेड पर चैन की नींद नहीं आ रही थी। वो सुहानी के बगल में लेटे लेटे खुद ही सोचने लगी, मुझे इस बेड पर अकेले सोना है। मैं भी अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मुझे मेरे बगल में सुहानी नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर गीता सुहानी को एक लात मार देती है। सुहानी को लात बहुत जोर से लगती है, जिस वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। क्या है, तो रात में मुझे लात क्यों मार रही है? मुझे नींद में लात मारने की बीमारी है। कल तक तो तुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक से क्या हो गया? ये बीमारी मुझे आज ही लगी है। ऐसा कहकर गीता सुहानी को एक लात और मार देती है। चोट लगने के कारण सुहानी बेड से उठकर नीचे अपने मम्मी पापा के पास आकर सो जाती है। सुहानी को सबके साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन के बाद से सुहानी जमीन पर ही सोने लगी। अब पूरा बेड सिर्फ गीता का हो गया था। कुछ दिन बाद से गीता सुहानी को बेड पर चढ़ने भी नहीं देती थी। इस तरह गीता को बेड पर कब्जा करके बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह मुझे सब कुछ मिल सकता है। मुझे ऐशो आराम की सारी चीज चाहिए। एक दिन मैं ये सब हासिल करके रहूंगी। लावण्या के साथ गीता की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। लावण्या बात बात पर गीता से अपनी अमीरी का जिक्र किया करती थी। ये सारी बातें सुनकर और लावण्या का घर और गाड़ियाँ देखकर गीता लालची होती गई। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर सा गाउन खरीद कर लाते हैं। गीता, सुहानी, जल्दी मेरे पास आओ। सुहानी की माँ, तुम भी आओ। आज गुलाब बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिले थे, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए गाउन लेकर आया हूँ। और भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी भी लेकर आया हूँ। पापा, आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं थी बेटी, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आऊँगा। सुहानी को अपने पिता की चिंता थी, तो वहीं गीता मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या पापा, आप कैसा बेकार सा सेल वाला गाउन खरीद कर लाए हैं? लाना ही था तो ब्रांडेड कपड़े लाते। मैं नहीं पहनती ऐसे चीप गाउन। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है गीता? पापा ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए कपड़े खरीदे हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे खुश होना है तो तू हो जा खुश, क्योंकि तेरी सोच गरीबों वाली है, इसलिए तुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे। तुझे पता भी है, अमीर बनने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनने होते हैं। लावण्या को नहीं देखा तूने? अच्छा, लावण्या ने ही तुझे बिगाड़ रखा है। जब से उसकी संगत में गई है, बावली हो गई है। गीता की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी गोपाल कहता है, बेटी, लावण्या का पिता गलत काम करता है, इसलिए वो लोग इतने अमीर हैं। कोई भी काम करता हो, लेकिन अमीर तो है ना। अपने परिवार को कम से कम खुश तो रखना जानता है। आपकी तरह नहीं, कितने दिनों से गुलाब की खेती करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। गीता की ये बात गोपाल के दिल पर जाकर लगती है। उस दिन के बाद से गोपाल अपनी बेटी गीता को कभी कुछ नहीं कहता था। इसलिए गीता अपने हिसाब से अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी। धीरे धीरे गीता और सुहानी दोनों जवान हो गयीं और गीता ने सागर नाम का एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया। सागर लावण्या का ही दोस्त था। लावण्या ने ही सागर और गीता की सेटिंग करवाई थी। इसी बीच सुहानी और गीता की माँ का देहांत हो जाता है और उनके पिता गोपाल की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। एक दिन अचानक से गोपाल के सीने में बहुत जोर का दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। सीने में बहुत जोर का दर्द हो रहा है बेटी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप रुकिए पापा, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। तभी सुहानी देखती है कि गीता छोटे कपड़े पहनकर और पर्स टांग कर कहीं जा रही है। उसे देखकर सुहानी कहती है, गीता तू कहाँ जा रही है? कम से कम आज तो कहीं मत जा। देख नहीं रही पापा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। नहीं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। मेरा जाना बहुत जरूरी है, तो संभाल ले पापा को। ऐसा कहकर गीता चली जाती है। तब गोपाल कहता है, सुहानी बेटी, एक तू ही तो मेरा भरोसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद गुलाब के खेत का ख्याल रखना बेटी। ऐसा कहते कहते सुहानी के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता के जाने के बाद सुहानी फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, आप क्यों चले गए? पापा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। अब मेरा क्या होगा पापा? उस दिन रात भर गीता घर नहीं आई। सुहानी ने फोन करके उसे सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद उसने कहा, अरे सुहानी, यहाँ पर बहुत भयंकर पार्टी चल रही है। मैं पार्टी को छोड़कर नहीं आ सकती। तू पापा को लेकर शमशान जाकर अंतिम संस्कार खुद ही कर दे। सुहानी ने अकेले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसी दिन शाम को गीता एक लहंगा लेकर घर आती है और सुहानी से कहती है, सुहानी, मैं सागर के साथ शादी कर रही हूँ। ये देख, उसने मुझे शादी में पहनने के लिए कितना सुंदर लहंगा दिया है। तुझे पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? गीता, यहाँ पापा की अभी मृत्यु हुई है और तुझे शादी और लहंगे की पड़ी है। हाँ पड़ी है, और क्यों ना पड़े। माना पापा का देहांत हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी जिंदगी रुक जाएगी। हम तो अपने लिए कुछ न कुछ करेंगे ही। मैं कल ही सागर से शादी कर रही हूँ। तुझे आना होगा तो आ जाना। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गीता ने बहुत ही महंगा लहंगा पहनकर सागर से शादी कर ली, लेकिन सुहानी उसकी शादी में नहीं गई। अपने पिता की अंतिम बातों को अहमियत देते हुए वो गुलाब की खेती करना सीखने लगी और धीरे धीरे वो गुलाब की खेती करने में माहिर हो गई, जिससे उसके पास कुछ पैसे भी आने लगे। लेकिन वो पैसे फिर से गुलाब की खेती करने और 2 वक्त का खाना जुटाने में खत्म हो जाते थे। दूसरी तरफ एक दिन सागर, लावण्या और गीता घर में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी सागर गीता से कहता है, गीता, मैंने सुना है तुम्हारे पापा गुलाब की खेती किया करते थे। इसका मतलब उनके पास जमीन भी होगी। मुझे वो जमीन चाहिए। मुझे गांव में फैक्ट्री बनानी है। लेकिन उस जमीन पर तो सुहानी गुलाब की खेती करती है। लेकिन गीता, उस जमीन में आधा हिस्सा तो तुम्हारा भी बनता है ना। लेकिन फिर भी हमें सुहानी से पूरी की पूरी जमीन लेनी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अमीर बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। अमीर यूं ही नहीं बन जाते।
गीता पर तो अमीर बनने का भूत सवार था। वो अगले दिन ही सुहानी के पास जाकर जमीन की मांग करती है, जिसे सुनकर सुहानी को बहुत बुरा लगता है। तो मुझसे मेरी रोजी रोटी छीनने आई है और पिताजी की आखिरी निशानी वही है, लेकिन मैं तुझे अपने हिस्से की जमीन नहीं दूंगी। सोच ले, कुछ ही दिनों में बगल वाले रवि से तेरी शादी होने वाली है। अगर तू जमीन देने के लिए मान जाएगी तो मैं तुझे तेरी शादी पर अपना लहंगा पहनने को दूंगी। तुझे पता है ना मेरा लहंगा कितना महंगा है? मुझे नहीं चाहिए तेरा लहंगा, मैं सस्ता लहंगा पहन कर ही शादी कर लूंगी, लेकिन तुझे अपनी जमीन कभी नहीं दूंगी, क्योंकि वो माँ और बाबा की आखिरी निशानी है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। सुहानी की शादी उसके पड़ोस वाले रवि नाम के लड़के से तय हुई थी। जब उसके पिता जिंदा थे तब उन्होंने ही ये शादी तय की थी। रवि गरीब था पर बहुत ही अच्छा लड़का था। शादी में पहनने के लिए सुहानी को लहंगे की जरूरत तो सच में थी, लेकिन एक लहंगे के लिए वो अपने माता पिता की अंतिम निशानी को नहीं छोड़ सकती थी। अगले दिन अचानक सुहानी के घर पुलिस आ जाती है। मैडम, अब आप अपनी जमीन पर गुलाब नहीं उगा सकती। आपकी बहन ने आपके खिलाफ FIR करवाई है। उसका कहना है कि आपने उसका हिस्सा हड़प रखा है। लेकिन वो जमीन मेरी है सर। वो सब हमें नहीं पता। आपके ऊपर केस हुआ है तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये सब गीता, लावण्या और सागर की चाल थी। उन लोगों को अच्छे से पता था कि पुलिस और केस का नाम सुनकर सुहानी डर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहानी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सारी बात अपने होने वाले पति रवि को बताई। तुम इतनी टेंशन मत लो सुहानी, पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर जमीन के लिए तुम्हारी बहन से केस लड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए माँ ने अपनी जमा पूंजी में से तुम्हें 15,000 रुपए देने को कहा है। इन पैसों से तुम शादी की तैयारियाँ कर लेना। 15,000 रुपए देकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि के जाने के बाद सुहानी खुद में ही सोचने लगती है, शादी के लिए तो बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा और फिर ससुराल खाली हाथ थोड़ी न जाऊंगी। इतने पैसे में तो लहंगा भी नहीं आएगा, क्या करूं? सुहानी उदास होकर लेट जाती है। लेटे लेटे अचानक से सुहानी की आँख लग जाती है। उसके सपने में उसके स्वर्गवासी पिता आकर कहते हैं, बेटी तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मर के भी तेरा पिता तेरे साथ है। अपने खेत के गुलाब से बना हुआ मैं तुझे एक जादुई गुलाब का लहंगा दे रहा हूँ। इस लहंगे से तू कुछ भी मांग सकती है। ऐसा कहकर उसके पिता गुलाब से बना हुआ एक लहंगा प्रकट करते हैं और तभी सुहानी की आँख खुल जाती है। जब वो अपने सामने सच में गुलाब से बना हुआ लहंगा देखती है तो वो बहुत खुश होती है और वही लहंगा पहनकर अगले दिन शादी करती है। उस लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए रवि उसकी फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है। कुछ ही घंटों में सुहानी की फोटो और उसका गुलाब वाला लहंगा वायरल हो जाता है, जिससे रवि को बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। भाई साहब, आपकी वाइफ ने जो लहंगा पहना है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे वो लहंगा दे सकते हैं क्या? मैं आपको उस लहंगे की मुंह मांगी कीमत दूंगी, या फिर उसके जैसा दूसरा लहंगा दे दीजिए, या तो आपने वो लहंगा कहाँ से बनवाया है ये बता दीजिए। रवि सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी सुहानी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जी। पापा ने कहा था वो गुलाब वाले लहंगे से हम कुछ भी मांग सकते हैं, तो क्यों ना हम इसके जैसे ढेर सारे लहंगे बनाकर बेचना शुरू कर दें। फिर सुहानी ऐसा ही करती है। अपने जादुई गुलाब के लहंगे से ढेर सारा गुलाब का लहंगा मांगती है और उन्हें अच्छे दामों में बेच देती है। कुछ ही दिनों में सुहानी बहुत पैसे वाली हो जाती है और एक अच्छा वकील हायर करके अपनी जमीन के लिए केस लड़ती है
और वो केस जीत भी जाती है। इस तरह वो अपने माता और पिता की आखिरी निशानी बचाने में कामयाब रहती है और दूसरी तरफ गीता और उसका पति हाथ मलते ही रह जाते हैं। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता मजदूर थे और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। जैसे तैसे वो अपनी 12वीं की कक्षा पास कर लेती है। माँ, मैंने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ, मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। अपने गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। माँ, मेरे सारे दोस्तों ने अपने एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेजेस में करवाए हैं। बिटिया, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते बेटा। अब हमारे पास तुझे आगे पढ़ाने के लिए पैसे वैसे भी नहीं है। अब तू ही बता बेटा, बिना पैसों से हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? तेरे पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं। आजकल वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे। इसके बाद तेरी शादी के बारे में भी सोचना है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई सीख लेती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमाऊंगी और आपका हाथ बटाऊंगी माँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल उनके घर आते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेटा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझे नहीं। अरे बहन जी, हमारी बिटिया अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है। आपको उसका भविष्य बनाना चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसा हमारे स्कूल देगा। वो इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। आप बस इसके रहने और खाने का खर्चा उठा लीजिए। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर अंजलि की माँ और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर मास्टर जी, आपने हमारी बेटी का भविष्य बनाने में हमारी मदद की। आपने जो हमारी बेटी की पढ़ाई के खर्चे की जो जिम्मेदारियाँ ली हैं, उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे मास्टर जी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बिटिया, ऊपर वाले ने तुझे आगे पढ़ाने का रास्ता दिखाया है। हम थोड़ी और मेहनत करके तुझे हर महीने रहने और खाने का खर्चा पहुँचाते रहेंगे। तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना बेटा और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अंजलि अपना सारा सामान बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लगती है। शहर के कॉलेज में सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे। उसी कॉलेज में आरती नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आरती बहुत ही रईस खानदान से थी। अरे वो देखो, बहन जी आई है गांव से। बहन, कौन से गांव से हो तुम? मैं जौनपुर गांव से हूँ। हाँ हाँ, वो तो तेरे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तू किसी गांव की ही है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि उन लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अंजलि कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। अरे, इस महीने माँ और पिताजी ने पैसे नहीं भेजे। मैं हॉस्टल की फीस कहाँ से भरूंगी? ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अंजलि अपनी माँ को फोन करती है। हेलो बेटा, कैसी है तू बिटिया? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस महीने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? माँ, सब कुछ तो ठीक है ना? बिटिया, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं बेटी, और मुझे भी मालिक ने काम पर से निकाल दिया है। हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं बेटी? माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जल्द मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगी। इतना कहकर अंजलि फोन रख देती है। हे भगवान, अब क्या करूँ? माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी और कॉलेज के साथ साथ नौकरी में कैसे करूँगी? कुछ दिनों बाद हॉस्टल का मालिक उसके पास आता है। क्यों रे लड़की, कितने दिनों से तूने हॉस्टल की फीस नहीं दी? चल जल्दी से पैसे निकाल। अंकल जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं।
मैं अगले महीने दोनों महीने के पैसे दे दूंगी। सुन लड़की, पहले ही तूने सस्ते में कमरा ले रखा है। वैसे भी इस कमरे के लिए अब ग्राहक आ चुके हैं। एक काम कर, जल्दी से ये कमरा खाली कर दे। वो आदमी अंजलि को हॉस्टल से निकाल देता है। हॉस्टल के बाहर आरती और उसकी अमीर सहेलियां खड़ी हुई थीं। अरे उस भिखारन को तो देखो, इसे तो हॉस्टल से भी निकाल दिया है। हे भगवान, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? अरे सड़क किनारे रह लेगी, इसकी यही औकात है। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते अंजलि एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। उस नदी में सोना नाम की एक जल परी रहती थी जो बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। जल परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ बिटिया, सब ठीक तो है ना? अंजलि जल परी को वो सारी बातें बताती है। रोना बंद करो बिटिया, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करने आई हूँ। उसके बाद जल परी 3 जादुई गुलाब प्रकट करती है। ये लो बिटिया, ये 3 जादुई गुलाब के फूल हैं। तुम इन गुलाब के फूलों को किसी खुली जगह पर रख देना। वहाँ पर जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जल परी की ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो गुलाब के फूल को किसी खुली जगह पर रख देती है। गुलाब के फूल को जमीन पर रखते ही वहाँ पर 3 बड़े गुलाब घर प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वो गुलाब घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी और उस घर से अंजलि जो भी मांगती थी उसे वो मिल जाया करता था। अंजलि तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और अपने माता पिता को शहर में बुला लेती है। उसके माता पिता भी अब शहर में आ जाते हैं और उस जादुई गुलाब के घर के अंदर रहने लगते हैं। अंजलि जादुई गुलाब के घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और उन कपड़ों को पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। देखो तो जरा उसे, उस भिखारन के पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अरे कहाँ से लाती है वो? हॉस्टल के मालिक ने तो उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया था। उसके बाद भी उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, इसके कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे लगते हैं। एक काम करते हैं, आज घर जाते समय इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि आजकल ये कहाँ जाती है और कौन है जो इसकी मदद करता है। कॉलेज के बाद अंजलि अपने घर जाती है। वहीं आरती और उसकी सहेलियां अंजलि का पीछा करती हैं। वो जादुई गुलाब के घर के पास पहुंच जाती हैं। अच्छा जी, तो इसके हाथ ये जादुई गुलाब का घर लग गया है। इस जादुई गुलाब के घर को मैं इससे छीन लूंगी। ये घर सिर्फ मेरा होगा। आरती के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। आरती अपने पिता को वो सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुझे वो घर चाहिए, वो घर मैं लाकर तुझे दूंगा। अगले दिन आरती के पिता कुछ गुंडों को लेकर अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, इस घर को जल्दी से खाली कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करके तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। आरती के पिता की ये बात सुनकर अंजलि के माता पिता घबरा जाते हैं और तीनों घर को खाली कर देते हैं। उसके बाद आरती उस घर के अंदर अपने पिता के साथ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे जोरदार करंट लगता है। मैं जादुई गुलाब का घर हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करता हूँ। अगर तुम सभी यहाँ रहे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा और आज के बाद कभी भी इन लोगों को परेशान किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। गुलाब घर की ये बात सुनकर आरती और उसके पिता डरकर भाग जाते हैं और फिर अंजलि अपने माता पिता के साथ उस जादुई गुलाब घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।